हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के मुंबई सेक्रेटरी जैद खान जी। जैद खान जी, डोंगरी एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर शुक्रिया। जैद खान जी, ये बताइए कि ये मुंबई और स्पेशली इसमें बी वार्ड या दूसरे भी जो वार्ड्स है, अभी बीएमसी इलेक्शन भी आ रहा है, तो लोग समाजवादी पार्टी को क्यों सपोर्ट करें? ऐसी क्या खास बात है समाजवादी पार्टी में जो दूसरी पार्टीज में नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। समाजवादी पार्टी आज मुंबई में मैक्सिमम सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। उसकी वजह क्या है कि हम साफ बात करेंगे, हमारे माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो इश्यूज़ होते हैं, समाजवादी पार्टी ने कभी ये पर्दा नहीं किया कि हमारी आवाज़ उठाने से हमको या हमारे सियासी वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। हमने खुलकर देवनार का जब भी मसला आया, हमने वहाँ पे रईस शेख साहब ने आवाज़ उठाई, ये फीस माफ़ हुए। मुंबई महानगर पालिका की हॉस्पिटल्स में जब भी कोई मसाइल पैदा हुए, समाजवादी पार्टी ने डट कर मुकाबला किया। देखिए, मुंबई महानगर पालिका में हमारी ताकत का होना क्यों ज़रूरी है। हमारे कब्रिस्तान के मसाइल हैं जो हमारी कम्युनिटी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा लॉकडाउन के ज़माने में जी। एक मुस्लिम जो कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी, उसे जला दिया गया। हमारे लोगों ने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। रईस शेख साहब रात भर उसके लिए लड़ते रहे, जागते रहे, तमाम लोगों को जगाते रहे और हमने अपने मसाइल पर आवाज़ उठाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने मुंबई में क्वालिटी काम दिया है। अच्छा, सॉरी, मैं आपकी ये बात थोड़ी काटूंगा कि आपने वो जो कब्रिस्तान वाला इशू बताया, ठीक है, वो कोविड के टाइम पे था। वो एक ये टेम्पररी इश्यूज़ है जो हर वक्त कोई ना कोई तरीके से उठते रहते हैं, जैसे हिजाब का इशू उठा था या कोई और। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे गटरों का साफ़ होना, रोड क्लियर होना, कोई खड्डा ना होना, ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक, हॉकर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बीएमसी के डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो एज अ बीएमसी समाजवादी पार्टी इस मामले में क्या कर सकती है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कोविड का मसला कभी कभार होता है, लेकिन अगर उस वक्त उस रात को हम जाग नहीं रहे होते तो दूसरा मरीज़ भी उसको नज़र आतिश कर दिया गया होता। ये हमारा जागना ही मतलब एक मामूली जो नुक्ता लगता है ना, वो मुंबई के महानगर पालिका के सीने पे एक दाग होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिलकर काम किया। ये ज़रूरी है कि मुंबई महानगर पालिका में जो इसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोड का अच्छा बनना, गटरों का साफ़ होना, साफ़ पानी मिलना, इलेक्ट्रिसिटी मिलना, बीएसटी बसों का जो जहाँ तक ताल्लुक है उसके किराए में बढ़ोतरी ना हो, ये सब सारी चीज़ें देखना, ये मुंबई महानगर पालिका के बारे में इसमें आता है। अच्छी स्कूलों का बनना और अच्छे हॉस्पिटल्स बनना, इसी की सारी लड़ाई है मुंबई महानगर पालिका में। और हमने, देखिए, मैं आपको हमारे नगर सेवक जो हैं, मुश्किल से 227 में 6 नगर सेवक हैं हमारे। मैं हमारे यहाँ रईस शेख साहब का काम बताऊँ आपको कि उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा फंड, उससे भी ज़्यादा फंड अपने इलाके में मुहैया कराया। 90 करोड़ रुपया रोड पे लगे। अच्छा, उनके काम की एक तारीफ़ ये है कि वो काम क्वालिटी का होता है। मैं आपको स्कूलें बताऊँ, मदनपुरा जिसमें पत्थर वाली स्कूल बताते हैं, जिसमें 4 करोड़ 24 लाख रुपए, देखिए, ये इन्होंने रईस शेख साहब ने उसके लिए मंजूर कराया। और इस स्कूल की खासियत ये है कि फॉरेनर्स आते हैं इसको देखने के लिए। दूसरी स्कूल एक उमर रजब स्कूल है जिसमें तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। और ये मुंबई महानगर पालिका की पहली स्कूल है जिसमें जहाँ पेरेंट्स ने सुबह कॉन्वेंट स्कूल की तरह सुबह 6 बजे से फॉर्म हासिल करने के लिए लाइन लगाई। एक जम गफ़ीर था, 700 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्राइस्ट चर्च से इन्होंने वो इसका मुआहदा किया है। वहाँ के टीचर्स हैं, रईस शेख साहब ने, कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा जब तक हम क्वालिटी काम नहीं करेंगे। ये उंदरिया स्ट्रीट स्कूल है, 4.5 करोड़ रुपये। तो ये सारी गवर्नमेंट स्कूल ये कौन से वार्ड में आती है? ये मुंबई महानगर पालिका की स्कूल है और ये आप देखेंगे कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छी है। ये वार्ड नंबर पहले 211 था, अब 220 हुआ है। ये रईस शेख साहब का इलाका है जहाँ पर ये सारी स्कूलें हैं। मैं आपको हाल बताऊं उसके बाजू का, मैं इसलिए कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का आना क्यों ज़रूरी है।
उसी के बगल में वार्ड तो नंबर आपको 200 जी वो 213 है। जी जी बोलिए। हम लोगों ने उस वहाँ पर जितने भी स्कूलें हैं उस वार्ड में हमने मुंबई महानगर पालिका से वहाँ की डिटेल्स ली, राइट टू इंफॉर्मेशन के ज़रिए। किसी स्कूल में 90 बच्चे हैं, किसी में 200 हैं, किसी में 70 है। ये हाल है स्कूलों का। स्कूलों के अतराफ अगर आप हालात देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि उसी के बगल का इलाका जिसमें गार्डन, नायाब गार्डन, जिसमें फुटपाथ बेहतरीन, हर चीज़ का मुवाजना करें तो आपको फ़र्क महसूस होगा जी। तो आपको लगता है कि अगर कभी आपको इस तरफ के वार्ड में जैसे 223-24 में अगर आज समाजवादी पार्टी लड़ती है और अगर जीतती है तो यहाँ पर भी आप लोग उसी तरह की स्कूल्स वगैरह लाने का आपका प्रोग्राम है? देखिए, हम जो है ना बहुत थोड़े हैं और हम चाहेंगे कि मुंबई महानगर पालिका में हमारी वो उसकी तादाद की लड़ाई नहीं है, हमारी क्वालिटी की लड़ाई है। रईस शेख साहब अक्सर, अबू आसिम आज़मी साहब भी अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमें काम क्वालिटी का देना चाहिए। देखिए, आज अतराफ के इलाकों में, साउथ मुंबई में, हम ये समाजवादी के पार्टी जहाँ पार्टी के लोग जहाँ भी जा रहे हैं, लोग अच्छे दोनों हाथों से वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं। मैं आपको ये हाल बताऊं, अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, असेंबली इलेक्शन जो पिछला 2019 में हुआ, उसमें मेरे पास 2009, 2014 और 2019 के वो सारे ब्रोचर्स जो हमारे लोकल एमएलए ने यहाँ बनवाए थे वो सारे मौजूद हैं। 2009 में उन्होंने गोराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसको ये कहा था कि हम इसे दोबारा शुरू कर रहे हैं, लेकिन अफसोस मैं आपको बताऊं उसके हालात ऐसे हैं कि अगर किसी को 200-500 रुपये दिए जाएं और उससे ये कहा जाए कि हॉस्पिटल में घूम आओ तनहा, तो वो नहीं घूम सकता, एकदम भूत बंगला बना हुआ है। 2014 में भी फिर वो गोराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल की बात की गई। 2019 में ये हुआ कि गोराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल में 10 मंजिला हॉस्पिटल बन रहा है। आई हॉस्पिटल है, मुरली देवरा आई हॉस्पिटल, उसमें 10 से 12 मंजिला इमारत बन रही है। 120 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, डायलिसिस मशीनें लगेगी। ये 2019 के इलेक्शन में ये बातें हुई, वो मंजूर हो गया और हमने ये किया कि अगर ये आचार संहिता नहीं लगती तो हम इसका ओपनिंग कर लेते। आज 2.5 या 3 साल हो गए इलेक्शन को गुजरे हुए, कोई पेशरफ नहीं। अब ये दूसरा इलेक्शन मुंबई महानगर पालिका के आ गया। मैं अपने आवाम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले उस इलेक्शन में भी जब असेंबली इलेक्शन था, साहब ने हर गली में जा कर एमएलए फंड दिया। इलेक्शन आचार संहिता लगने से 1 या 2 दिन पहले। उस फंड का क्या हाल हुआ वो सारे इलाके के लोग जानते हैं। आप देखेंगे रईस शेख साहब ने अच्छा, जी आप है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी ठीक है, अभी आप एक वाहिद मुझे ऐसे शख्स दिखते हो और कुछ गिने चुने लोग और भी है जैसे रईस शेख है और आपके अबू आसिम आज़मी, लेकिन समाजवादी पार्टी एज अ अपोजिशन मुझे कभी भी एटलीस्ट ये साउथ मुंबई में कोई स्ट्रॉन्ग काम करते हुए नहीं दिखी है। आप लोग छोटा मोटा आवाज़ उठाते हो, चुप हो जाते हो, जो बेसिक मैटर है, जो कोर मैटर है, उससे कभी डायरेक्ट जुड़े हुए आप लोग दिखाई नहीं देते हो। अभी ऐसा है कि शायद मे भी इलेक्शन आ रहा है, इसमें आपको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे पता है आप वैसे भी वीडियोस बनाते हो, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाते रहते हो, लेकिन ओवरऑल समाजवादी पार्टी कहीं पर भी नहीं दिखती। अगर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप कह रहे हो 2009 से हमारे एमएलए ने जो फंड पास करने के बाद भी उस पर काम नहीं किया, तो आप लोग इतने टाइम से कहाँ पर थे, अब तक क्यों वेट कर रहे हो? मैं देखिए, हमारे यहाँ लोगों का जो मिजाज बना हुआ है ना, हम लोग सारा ताल्लुकात इस बुनियाद पर रखते हैं कि खुदा न खास्ता साहब से कभी एडमिशन के लिए एक लेटर लेना पड़ जाए या कभी एक फ़ोन कराना पड़ जाए, सारे रिश्ते हमारे उसके लिए बने हुए। यहाँ पे आप रिपेयर बोर्ड का मामला देखेंगे, मैं ये नहीं कहता, देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर 92 के बाद से थी, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में जब रईस शेख साहब यहाँ पर आए 220 में, आज का जो 220 है उसमें जब आए तो एक लोगों को उम्मीद की किरण जागने लगी। मैं 34 या 35 साल कांग्रेस में था, मैं रईस शेख साहब, अबू आसिम आज़मी के जो अज़ाइम है, कोविड में जब इन लोगों ने काम किया, ये सारी चीज़ों से मुतासिर होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी है। आज देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अभी पिछले महीने रईस शेख साहब ने एक लेटर चीफ मिनिस्टर को दिया। आपको हैरत होगी,
और आप ये बता रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी अब बोल रही है, समाजवादी पार्टी तो अभी अपने पैरों पर धीमे धीमे खड़े हो रही है। वो इस बुनियाद पे खड़ी हो रही है कि लोगों का ताउन मिल रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि आइए आप लोग हमारे बीच में आइए, हम आपके साथ में हैं। लोग खामोश थे। हमारे पास यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट नहीं था। ऑल्टरनेट नहीं होने की वजह से लोग ये बोलते थे यार किसी को भी दो, कोई फ़ायदा नहीं, तो इससे अच्छा इसको दे दो। ये सारा एक मिजाज बना हुआ था। रईस शेख साहब का वो काम मैं बता रहा हूँ कि 30 सालों से मुंबई महानगर पालिका में तकरीबन 19,000 मखदूस इमारतें हैं जो रिपेयर जो शेष प्रॉपर्टी है, जिसके लिए 30 सालों से महाडा ने स्टेट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का रिपेयर फंड दिया हुआ है। 30 सालों से आज भी वही 100 करोड़ रुपया है। 2014 में इन लोगों ने ये किया, हमारे ब्रोचर में साहब ने एमएलए साहब ने ये डाला कि हमने इससे 200 करोड़ रुपए करा दिया। पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी वो 100 करोड़ रुपये। आपको एक हैरत की बात बताता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका में जहाँ 40,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड है, एक बिल्डिंग में एमएलए फंड देता है 3 लाख रुपये। उसके आजू बाजू की जो गटरें होती है ना, उसको 7 लाख रुपया और 8 लाख रुपया, 15 लाख रुपया गटरों में डालते हैं ये लोग। जहाँ पर इंसानी जाने लगे हुई है, हर साल हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन उसका असर इन बातों का असर इनके कानों पे नहीं होता। ये आवाज़ नहीं उठाते, गूंगे बहरे बने हुए हैं, तो ये आवाज़ कौन उठाएगा? रईस शेख साहब ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि शेष का अमाउंट तकरीबन 500 करोड़ किया जाए। आप गटरों में हजारों करोड़ रुपए बहा देते हो। देखिए, आप है ना घुमा फिरा के 1-2 लीडर्स की बात करते हो, अबू हाशिम आजमी और रईस शेख। इन दो के अलावा समाजवादी पार्टी में कौन है? और नहीं, कौन है ऐसा? अब हर बंदा तो उनको वोट नहीं देगा। तो अगर आप अलग अलग वार्ड की बात करते हो तो वहाँ पे कौन है ऐसे लीडर्स जो खड़े हो, जिन पे लोग ट्रस्ट करें, और अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से अच्छा आप लोग काम कर सकते हो, तो आपके लीडर्स कहाँ पर हैं? सुनिए ना, आप रईस शेख को हटा दें और उनको हटा दें। तो ये हमारे पास 2 ही तो एमएलए हैं, इससे ज्यादा हमारे पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। नहीं, आप एमएलए वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर लोग है, लेकिन अब मान लो कि कल बी वार्ड में इलेक्शन होते हैं और 224 में इलेक्शन होते हैं बीएमसी के, तो आप लोग के कौन है लीडर? कौन ऐसे फेज है? अचानक में कोई नया चेहरा आप लेके आ जाओगे तो वो तो पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी ना। नहीं, हमारे लेकिन पास कोई एक बंदा हो जो कंटिन्यूसली काम कर रहा हो। हमारे पास माइनॉरिटी की जो सीटें हैं तकरीबन 3-3, 4-4 बंदे यहाँ पर है। मैं अभी नाम किसी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है, मैं अभी अगर किसी का नाम को बताऊंगा तो ये होगा कि जैद खान साहब, इस जैद खान जो इनकी हिमायत कर रहे हैं और इनका नाम ले रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में। तो इसमें हर वार्ड में 4-4, 5-5 लोग लगे हुए हैं। और आप यकीन मानो, मुझको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आज कांग्रेस के भी बड़े लीडर कांग्रेस से निराश है, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। आइंदा आने वाले चुनाव में वो हमारे दामन के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर कौम का काम करना चाह रहे हैं। लेकिन हम ऐसे ही लोगों का इंतखाब करेंगे जिसमें लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने का जज्बा हो। सही है। तो यानी आपके पास ये सारे वार्ड्स में अलग अलग लीडर है? बिल्कुल, बिल्कुल। होपफुली कुछ ना कुछ जब इलेक्शन आएगा तो उस वक्त वो काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप सॉरी, वो आप जो हमारे एमएलए के बात कर रहे थे कि वो फंड के बारे में, उस पर थोड़ा सी और रोशनी डालेंगे आप? देखिए, फंड जो होता है ना, एमएलए फंड, जिसमें मतलब वो जो जिस तरीके से आप उसमें ये चाबुक दस्ती से काम होना चाहिए कि अगर आप किसी को 3 लाख या 5 लाख रुपए का फंड देते हैं, जिसमें 40, 50, 60 या 27, 28 टैलेंट होते हैं, अगर उसमें ईमानदारी नहीं हो तो आपके इस फंड देने का कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ फंड देते वक्त एक तस्वीर उतरवाते हो और ये बताते हो कि मैंने अपने इलाके में फ़ंड दे दिया। फ़ंड के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के बहुत से काम हैं जो आप लोगों को मिलकर कर सकते हैं। जे हॉस्पिटल का मसला है, जे हॉस्पिटल में सर इलाज इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी घर में बैठना मुनासिब समझता है, जे हॉस्पिटल नहीं जाता। तो ये सब लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर हम इन बातों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप इसलिए चुने जाते हो कि आपको मतलब वो सारी चीज़ें आवाम को मुहैया करानी है। आपने समझो एक असेंबली में जब आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप कहते हैं कि 500 बिल्डिंग, 50,000 लोगों के ट्रांजिट कैंप बनाए जाएं।
ये पॉसिबल ही नहीं है। 50,000 लोगों के ट्रांजिट कैंप बनाना मतलब 500 जी, वो बिल्डिंग बनाना। बिल्कुल वो इस हाँ आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इतना हाँ सारा। आप ऐसी बात शायद- करिए जो पॉसिबल हो सके। कमाटीपुरे का इलाका है, उसमें ट्रांजिट कैंप में आज 30-30, 40-40 सालों से ट्रांजिट कैंप में लोग हैं। गोरेगांव, बोरेवली, मलाड़, इस तरीके से आज उनकी दूसरी तीसरी नस्ल वहाँ पे पल रही है। जो भी प्लॉट मुंबई अच्छा महाडा ने वो जैद खान जी, आपने जितने भी एलिगेशन जो रूलिंग पार्टी के ऊपर लगा है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये इनविटेशन देता हूँ कि अगर फ्यूचर में जो भी आप एलिगेशन लगाते हो, एक तरह की डिबेट रखी जाए आपकी और रूलिंग पार्टी के बीच में, या मतलब समाजवादी पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में, तो क्या आप उस डिबेट में आ सकोगे, आओगे आप? देखिए मैंने जो और भी साथ में ये बैठ के मैंने बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो भी बात की है ना वो हकीकत है। मेरे पास उनके सारे ब्रोचर्स हैं। उस बुनियाद पे रईस शेख साहब ने जो काम किया वो आदमी आज अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। अभी आपने जो भी एलिगेशन लगाया, जो भी आपने बात की है, हाँ ये जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपने जो बातें की और एलिगेशन लगाए, हम चाहेंगे कि रूलिंग पार्टी से भी उसका सवाल किया जाए। हाँ, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। लोग इसका जवाब दे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सारी रूलिंग पार्टी के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको एक इन्विटेशन देता हूँ कि जैद खान जी की जो भी एलिगेशन इन्होंने लगाया है, अगर आपको लगता है कि इसमें ये कहीं भी गलत है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। हम एक साथ में मिलके एक डिबेट रखते हैं जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग बैठे होंगे, एक तरफ रूलिंग पार्टी के लोग बैठे होंगे, और वो इनके सारे एलिगेशन को किस तरह से काउंटर करते हैं ताकि पब्लिक को भी पता चले। देखिए सादब भाई बहुत अच्छी बात की आपने। 1 मिनट आपका लूँगा। गोराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल, ITI, अब्दुलरहमान साहब बाबा दरगाह की वो इमारत 50,000 लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप, वो असेंबली की पूरी स्पीच है। सारी दुनिया उसको देखती है। लेकिन यह है कि हम देखिए, हम यहाँ पे जो भी राजनीति कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमारी लड़ाई नहीं है, हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते। हम आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की बात करते हैं। इन सारे मसले पर आप आइए, खुले दिल से बैठें, हम बात करेंगे ताकि लोगों के मसले हल हो सकें। जी बिल्कुल, बात करने से ही मसले हल होंगे। अगर हम एक दूसरे को देख के इग्नोर करेंगे तो वो ठीक नहीं है। पब्लिक एंड ऑफ द डे सफ़र करती है ऐसी सब वजह से। सादा भाई एक बात मैं और आपको बोलिए। बताऊं कि एक शुक्ला जी स्ट्रीट पे 1 साल से ज़्यादा हो गया एक इमारत गिरी थी जिसमें 2 जी नानी और नवासी उस हादसे में शहीद हुई। आज तक उन दोनों को कंपनसेशन नहीं मिला, 5 लाख रुपया। आज तक 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। ये किसकी लापरवाही है? उनको कंपनसेशन नहीं मिला, 5 लाख रुपए नहीं, किसने नहीं। देने बोला था उनको? स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पर ऐलान किया गया। वो एक सिस्टम है, जब ये हादसे होते हैं इस तरीके से। हमारे यहाँ हुसैनी बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे लोगों को मिला। इन लोगों को पता नहीं क्यों। मेरी जब वो उनके मामू से बात हुई, उस लड़की जो शहीद हुई उनके मामू से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मतलब अफसोस होता है। मतलब ये सारी चीज़ें देखने और सुनने के बाद कि एक हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी से बुग्ज या लड़ाई के मूड में नहीं है। हम सिर्फ इसलिए ये बातें उठा रहे हैं। ये बात पे फिर से बोले कि वो जो 2 लेडीज थी जिनका बिल्डिंग गिरने पर उन लोगों को 5 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा ऐलान किया गया था, और ये बात को 1-1.5 साल हो गए और अभी तक नहीं मिला। और ये लेडीज बी वार्ड के अंदर, बी वार्ड में नहीं। तो ये अमीन पटेल के पास ये लोग गई थी। आपको इसके बारे में हाँ, पता है? मुझको उनके मामू ने बताया। उन्होंने कि बोले उन्होंने अच्छी बात नहीं की। बोले हम इंसाफ चाहते हैं, और हम भी इंसाफ चाहते हैं कि लोगों के साथ लोगों का काम हो वक्त पे, और कोई लड़ाई नहीं है हमारी। नहीं, अब ये जो लेडीज़ का आपने जिक्र किया, अगर आप वो किसी तरह से हमें उनका कांटेक्ट दें, हम चाहेंगे उनको अपने चैनल पे बुला के उनकी बात हाँ बिल्कुल, मैं कांटेक्ट इस तरह की नाइंसाफ़ी को ज़रूर सब तक पहुंचनी चाहिए। और पता चले अगर इसमें कोई कल्प्रिट है या कोई सिर्फ हीरो बन के बातें कर देते हैं और बाद में फिर ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, तो इनका भी पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल हम यहीं तक के बात करते हैं जैद खान जी इंशाल्लाह। सादा भाई एक शेर में अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये है कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है। लोगों को बोलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, जिस्म जान की मौत से पहले। बिल्कुल बोलना चाहिए। बोल ये वक्त
बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जाँ की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कहना है कह दे। आप खामोशी, आपकी खामोशी आपको दबाते रहेगी, और आप जब तक नहीं बोलेंगे आपके मसाइल पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और सच्चों का साथ दो, अच्छों के साथ रहो, यही हमारी आवाज़ है। जी जी ओके, ठीक है, थैंक यू जैद खान बहुत जी, बहुत आपने हमें बहुत बहुत वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।